चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम जो पेज नंबर इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे, इसमें पेज नंबर 87 टू पेज नंबर 88 होगा। आज का हमारा टॉपिक वही पुराने वाला टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर 2 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आज हम फिर 2 ही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज अ टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure or any external pressure। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एक जो लिक्विड होता है उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। भाई ये क्या मतलब कि वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हमारे पास कोई चीज़ बॉयल करती है, सिंपल आप यूँ भी कह सकते हैं अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एक जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ऐसा होता कब है? बेसिकली यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, तब ही जो थिंग है, कोई भी जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट करती है। इसीलिए हमने लिखा when the vapor pressure become equal to the atmospheric pressure। जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तब क्या करती है एक चीज़ जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। या सिंपल वर्ड में आप यूँ भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो ऐसा होता कब है? बॉयल कब करती है? जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। जब दोनों प्रेशर, वेपर प्रेशर कौन सा होता है? जब चीज़ को बॉयल करना स्टार्ट करते हैं तो उसके वेपर्स जो है वो एक लिक्विड की सतह के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर का। और जब वेपर प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर, जो बाहर से गैसेज जो है वो लिक्विड की सतह के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर एग्जर्ट कर रही है, जब दोनों प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब जो है वो लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। एक लिक्विड कब बॉयल करना स्टार्ट करता है, इसका थोड़ा आंसर हम डिस्कस करते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब एक लिक्विड को हीट किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, तो उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव द मोर देन अ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज थी, काइनेटिक एनर्जी एवरेज थी, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहे थे, मूव कर रहे थे, अब उनको और ज़्यादा एनर्जी मिल गई, उनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स बिकम एनर्जेटिक इनफ टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जब पहले उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, अब हमने उनको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब हीट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि आखिरकार वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े हुए हैं, उसको ब्रेक करके उसकी सरफेस से एस्केप आउट हो जाएगा, उसी सर्कस से उसकी सरफेस से वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में वहाँ से निकल जाएगा। ड्यू टू दिस द रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीजेज। और इस तरह जो उसका रेट ऑफ वेपोरेशन है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। बदले में क्या होगा? जब वेपर्स बढ़ेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा, अनटिल अ स्टेज रीचेज वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जो वेपर्स होते हैं वो निकलते जाते हैं और प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते रहते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, और जो लिक्विड के वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दोनों के प्रेशर की अमाउंट वो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। जब दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाती है तो इस स्टेज पे जो बॉयल्स है, वो जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। दोबारा सॉरी, जब आपके पास एक लिक्विड होता है, जब उसको हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, लेकिन जब उसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उसको वो ब्रेक करेंगे और वेपर्स में चेंज होते जाएंगे, मतलब उनका वेपोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वेपर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनका प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, और एक स्टेज ऐसी जाती जाएगी कि वो जो वेपर्स हैं वो बनते जाएंगे और प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे। उस टेम्परेचर के ऊपर जहाँ पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तब एक चीज़ जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम डील करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि भाई बॉइलिंग पॉइंट्स और वेपर प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है। हमारे पास 3 लिक्विड्स हैं, एक ईथर है, एक अल्कोहल है और एक वाटर है। यहाँ पे हमने एक टेम्परेचर्स ले लिए, जिस टेम्परेचर्स के ऊपर ये बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं।
और यहाँ पे हमने इनके वेपर प्रेशर ले लिए mmg मरकरी के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए जब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री था तो ये जो ईथर था इसका जो वेपर प्रेशर था वो तकरीबन 250 के करीब था, और जो अल्कोहल है इसका जो था वो तकरीबन भी वो 200 के करीब होगा या 150 के करीब होगा, और जो वाटर है इसका गालबन 20 के करीब होगा इनका जो वेपर प्रेशर है। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो यहाँ पे आप देखें 34.6 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो ईथर था वो सारे का सारा बॉयल हो गया। उसका जो प्रेशर था वेपर प्रेशर वो बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वो इक्वल हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 360 mmg ऑफ Hg, मरकरी के 360। तो जब ये 34.6 डिग्री पे जाके इसका जो प्रेशर था, इसका जो वेपर प्रेशर था वो बराबर हो गया 760 mmg ऑफ Hg के। तो जब ये इसके इक्वल हो गया तो उसने क्या किया, बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल का जो था वो टेम्परेचर कहाँ पे जाके वेपर प्रेशर के इक्वल हुआ, जो इसका वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कब इक्वल हुआ, वो हुआ 78 डिग्री सेल्सियस पे। 78 डिग्री सेल्सियस पे जब ये इक्वल हो गया तो ये भी बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। वाटर जो था उसका जो था वो 100 पे जाके जो था वो वेपर प्रेशर जो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, लिहाजा उसने क्या किया, बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक स्टेज ऐसी आती है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज़ नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके वेपर प्रेशर के अंदर जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे ये रैपिड इंक्रीज़ आता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बहुत सारे वेपर्स जब इकट्ठे बन जाते हैं फिर वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो यकदम से एक ही अचानक से रैपिडली क्या करती है वो चीज़ जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे रैपिड कर्व जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे भी रैपिडली कर्व जो है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पे भी जो है वो रैपिडली जो कर्व है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये इनका वेपर प्रेशर एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वेपर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उस स्टेज पे जब वो प्रेशर लगाता है तो वो एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, और वो चीज़ जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर। तो ये हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट्स के दरमियान। तो ये 3 सब्सटेंसेस ली हमने, लिक्विड, ईथर, अल्कोहल और वाटर। क्लियर। ऐसा क्यों होता है कि इन सब का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में डिफरेंस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। जब टेम्परेचर हाई करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ईथर जो है इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, लिहाजा इसके वेपर्स बनाना बहुत आसान होता है। जितनी जल्दी वेपर्स बनेंगे उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा और वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। अल्कोहल के मुकाबले में अगर अल्कोहल को देखें तो वो ईथर के मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, लिहाजा उसको थोड़ा वेपर्स बनाने में और वेपर प्रेशर एग्जर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लिहाजा जो वाटर है इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो इन दोनों से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जब हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी तो वेपर्स जो है वो लेट बनेंगे। जब वेपर्स लेट बनेंगे तो प्रेशर जो है वो भी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से एग्जर्ट नहीं होगा, लेट जो है वो एग्जर्ट होगा, और जब वो प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा, दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो ये बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिपेंडिंग फैक्टर्स। तो नेचर ऑफ लिक्विड्स, सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड के नेचर, लिक्विड की जो पोलर है कि नॉन पोलर है। द पोलर लिक्विड हैड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स दैट ऑफ द नॉन पोलर बिकॉज द पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अगर तो पोलर लिक्विड्स होंगे तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो हाई होंगे, क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। क्लियर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वही बात, द सब्सटेंसेस हैव द स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज सच लिक्विड अटेन अ लेवल ऑफ वेपर इक्वल टू द एक्सटर्नल एट हाई टेम्परेचर। जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होंगी उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को ब्रेक करने के लिए टाइम लगेगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। जब प्रेशर जो है वेपर प्रेशर बनाने के लिए उसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगी, फिर वो वेपर्स बनेंगे फिर वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का जो प्रेशर होता है। तो जितना ज़्यादा बाहर का प्रेशर होगा, अंदर वाला प्रेशर जो है उसको भी हम इंक्रीज़ करेंगे, तो अंदर वाला प्रेशर जो वेपर्स का उसको ज़्यादा हीट अप करना पड़ेगा ताकि प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जर्ट हो। तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर जब बराबर होंगे तभी एक चीज़ जो है वो बॉयल करना
स्टार्ट करेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज कंट्रोल्ड एक्सटर्नल प्रेशर, इट मे बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करेंगे, यानी एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर के ऊपर जब हम उसको बंद कर देते हैं ऊपर से, तो बेसिकली हम उसका प्रेशर जो है वो बढ़ा देते हैं। जब उसका प्रेशर बढ़ता है तो अंदर उसके जो वाटर के वेपर्स बनते हैं उनको हीट अप करने के लिए, उनको बॉयल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब टाइम लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसकी हीट है वो वेपर्स जो है वो ज़्यादा हीट है जो है उसको गेन करेंगे, और इतनी हीट गेन कर लेंगे कि जो अंदर उसके अंदर हमने खाना वगैरह रखा होगा, मीट वगैरह जितनी भी वेजिटेबल्स, तो उनको पकाने में वो क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि वेपर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन क्योंकि वेपर प्रेशर जो बाहर वाला प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, उसके इक्वल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, और इस तरह जो उसके अंदर खाना होगा वो पकता रहेगा, कि उनके जो हीट जो वेपर एब्जॉर्ब करेंगे वो ज़्यादा होगी। तो हमने 3 फैक्टर डील किए, नेचर ऑफ लिक्विड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और एक हमने पढ़ा एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट हम डील करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब कोई चीज़ जो है वो फ्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर, सिंपल वर्ड्स में। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन को उसको ज़रा पढ़े तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है। व्हेन द लिक्विड्स आर कूल्ड, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज at a stage reaches when the vapor pressure of liquid state become equal to the vapor pressure of the solid state। तो भाई ऐसा टेम्परेचर जब आप किसी चीज़ को कूल करना स्टार्ट करते हैं, उसको ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जब एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और उसके ऊपर क्या होती है, एक चीज़ जो है वो फ्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। दोबारा सुने, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट डिक्रीजेज, यानी कि जब आप प्रेशर को डाउन करते हैं, उसको कम करते हैं फ्रीज़ करने के लिए लिक्विड को, तो आप उसका प्रेशर जो उसको टेम्परेचर कम करते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर कम किया जाता है, उसके वेपर बनना कम हो जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट जो होती है, दोनों के वेपर्स जो प्रेशर जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। उस स्टेज के ऊपर एक जो चीज़ है, एक जो लिक्विड है, वो फ्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। एज दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक्स इक्विलिब्रियम। इस स्टेज के ऊपर लिक्विड और सॉलिड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, जैसे अगर हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो 0 डिग्री वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी उस पर वाटर जो वो आइस में चेंज हो जाता है। लेकिन उस टेम्परेचर के ऊपर दोनों स्टेट्स होती है, लिक्विड स्टेट भी होगी और सॉलिड स्टेट भी, यानी वाटर और आइस दोनों ही जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, किस चीज़ को, सब्सटेंस को कूल करते हैं, तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो और सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, तब एक चीज़ बॉईल करना फ्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को, जिसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, इसको हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे ईथर का देखें, डाईइथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -116 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 34.6 डिग्री सेल्सियस। एथाइल अल्कोहल का देखें -115 और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का देखते हैं तो वाटर का 0 फ्रीजिंग पॉइंट और 100 जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट। एन ऑक्टेन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -57 और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 126। एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 16.6 और बॉइलिंग पॉइंट है 118। क्लियर, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट्स, इनके डिपेंडिंग फैक्टर्स और एक सब्सटेंस